हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक का जो गेस्ट पेपर है, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर आप लोगों को गेस्ट पेपर चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, तो आपको मिल जाएगी। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि सामने है 8178359562 पर। ठीक है, नहीं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी लिंक जो है, आपको पब्लिक अकाउंट है, नानक एजुकेशन पॉइंट डालेंगे डेफिनेटली आ जाएगा। और लेटेस्ट वाला डाउन जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, पुराना वाला मत करना क्योंकि अभी वो वर्किंग नहीं है। नया वाला टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने चैनल नानक एजुकेशन से पढ़ाई की थी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, या फिर सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिए थे और अब उनका फाइनल ईयर है, यानी कि थर्ड ईयर है। और बीकॉम जी से आप लोग हो या फिर यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी है, तो आपका इंडियन इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है जिसका कोड BCOG 172 है, तो मैंने अभी तक इसका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया था क्योंकि ऑलरेडी पहले ड्यू की सीरीज चल रही थी। और उसके बाद मैंने बीकॉम एफ जो नया भी सब्जेक्ट जो आए हैं, कुछ नए नए सब्जेक्ट्स एड ऑन हुए हैं आपके बीकॉम एफ के अंदर, तो उसके मैं कंप्लीट करा रही थी। तो बीकॉम जी का भी मुझे देना था, बट अभी मेरी सीरीज कुछ इस तरीके से चलेगी कि पहले मैं क्या करूंगी, 2 या 3 दिन लगा करके जो भी सब्जेक्ट रह गया है, जैसे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग रह गया है या फिर आपका सेक्रेटेरियल वाला सब्जेक्ट रह गया, इंडियन इको रह गया, तो जो जो सब्जेक्ट रह गए हैं ना, तो उनका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जो है वो डिस्कस करूंगी डिटेल में। ठीक है। और उसके बाद जो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 4 दिन में, उसके बाद मैं सिलेबस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, सो दैट आप लोगों को भी एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ अभी आप पढ़ सको, क्योंकि एडमिट कार्ड आप लोगों का आ ही चुका है, तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही सको। ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूरा वन शॉट बुक कंप्लीट कराने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पहले जो सब्जेक्ट रह गया उसके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस कर लूँ। फिर जो टाइम मेरे पास बच जाएगा एग्जाम तक का, उसके बाद आपके जो है सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, अगर नोट्स वोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, हाउ आर डेफिशिएंसीज ऑफ टू सिस्टम टेकन केयर ऑफ द मिक्स इकोनॉमी, एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल्स। तो इसको समझ लेते हैं कि कैपिटलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, कैपिटलिज्म क्या है? तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस ओन एंड ऑपरेट द मींस ऑफ प्रोडक्शन की करेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स। तो यहाँ पे ना ये समझाया गया है कि जो आपका कैपिटलिज्म होता है ना, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, मतलब लाइक जो आपके प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा आपके किसके हाथ में होता है? प्राइवेटली ओन्ड होता है। और आपका इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस ओन, वो खुद ही अपना बिजनेस चलाते हैं एंड सारी चीजें खुद ही ऑपरेट होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है इसके अंदर एक तो, यानी बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं उनके द्वारा ही बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज ओन्ड होती है। फ्री मार्केट इसे हम बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देखा जाता। प्रॉफिट मोटिव होता है, बिजनेसेस एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और बिजनेस का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि ये मार्केट कौन सी है? कैपिटलिज्म मार्केट है। उसके बाद आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल होती है? स्टेट के द्वारा होती है। स्टेट कंट्रोल बाय द स्टेट और द कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होता है? हमारी पब्लिक ओनरशिप होती है, मतलब जो भी हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई सोशलिज्म में। और ये सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, सोसाइटी के लिए काम होता है सोशलिज्म में, नाम से भी क्लियर होगा। पब्लिक ओनरशिप आपने पढ़ा, बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कंट्रोल बाय द स्टेट एंड कम्युनिटी। सेंट्रल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ही इसमें मेन जो रोल है वो प्ले करती है टू एलोकेट द रिसोर्सेज। ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो हमारे इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी है उसको भी रिड्यूस करने का काम करती है। तो अगर आपके पेपर में कोई शॉर्ट नोट आ गया, जैसे लेट सपोज सोशलिज्म का आ गया, तो भी आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे। डिफरेंस आए तो आपको पहले इस तरीके से लिखना है और फिर उसके बाद ऐसे लाइन खींच देना और फिर बताना कि फीचर, ओनरशिप, मार्केट, इस तरीके का आप डिफरेंस जो है वो बना के लिख सकते हैं। तो कैपिटलिज्म, सबसे पहले ओनरशिप की बात करें तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है और सोशलिज्म में पब्लिक या स्टेट होती है। अन कैपिटलिज्म के अंदर अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो कैपिटलिज्म के अंदर मार्केट जो होती है बिल्कुल फ्री होती है, कंपटीशन काफी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे
जो है प्राइवेटली ओन्ड होता है, सब लोग काम कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन काफी हाई देखने को मिलता है। सोशलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल प्लानिंग होती है, पोटेंशियल स्टेट कंट्रोल देखने को मिलता है। मोटिव क्या रहता है, कैपिटलिज्म में आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही उनका मेन मकसद है, लेकिन सोशलिज्म में अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो मेन एम जो है सोशलिज्म का वो समाज का सेवा करना, इक्वालिटी इस तरीके से। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म के अंदर आता है काफी हाई कंपटीशन है, प्रॉफिट इंसेंटिव होता है, जबकि सोशलिज्म में क्या होता है, सोशल प्रायोरिटीज रखी जाती है, समाज की प्रायोरिटीज पहले रखी जाती है और स्टेट प्लानिंग होती है। इनइक्वालिटी की अगर बात करें, कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, जबकि सोशलिज्म के अंदर बात करें तो एम फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में बात होती है। नेक्स्ट आता है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया था, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है कि ये कंबाइन करती है जो कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, मतलब अगर C+S कर दूं तो M बनता है, यानी कि मिक्स्ड बनता है। मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इट एड्रेसेस द डेफिशिएंसीज ऑफ बोथ सिस्टम बाय बैलेंसिंग प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। क्योंकि हमारे अगर देश की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बट मिक्स्ड इकोनॉमी की बात भी हम लोग करते हैं। बैलेंसिंग में आता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ओनरशिप इसके अंदर होती है। अलाइंग फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज बाय रेगुलेटिंग की सेक्टर्स, है ना। रेगुलेटिंग मार्केट्स की अगर बात करूं तो इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, कि हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब रेगुलेटिंग मार्केट्स की बात होती है। और प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर की बात करूं तो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, मतलब जो समाज सेवा की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करी जाती है, सो दैट जो हमारी इनकम की इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो सके और जो एसेंशियल जो जरूरतमंद सर्विसेज है वो दी जा सके, क्योंकि समाज की सेवा ही यहाँ होनी है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करता है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो वो है इलैबोरेट द मीनिंग ऑफ इंडिया इन ट्रांजिशन बाय हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएटेड इन 1991। तो अगर आपने क्लास 11th के अंदर अगर आपके पास आर्ट्स रही है या फिर आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी। तो अगर वो पढ़ी है तो बस वही मैं आपको अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे इलैबोरेट करने को बोला गया है कि इंडिया इन ट्रांजिशन की अगर बात करें, इसके हाइलाइट्स पॉइंट की बात करें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी इनिशिएट हुई थी 1991 में, उसके बारे में बात करनी है। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जब आप इंडियन इकोनॉमी का पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं आते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बस आपको मेन टॉपिक को पकड़ना है। अब जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको बताया कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पूछे गए हैं, यानी कि मेन आपको टॉपिक किसके ऊपर एक्सप्लेन करना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो जो पॉइंट्स है वो सब एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो इंडिया इन ट्रांजिशन रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, मतलब जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक चेंज आया या सोसाइटी में जो बदलाव आया इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात हो रही है कि जो हमारा एनईपी था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 1991 था। ठीक है, और दिस पॉलिसी मार्क्ड एज अ शिफ्ट फ्रॉम अ सोशलिस्टिक ओरिएंटेड क्लोज इकोनॉमी टू मोर मार्केट ओरिएंटेड ओपन इकोनॉमी, यानी कि कहाँ हम सोशलिस्ट ओरिएंटेड क्लोज इकोनॉमी मतलब शिफ्ट हुए हैं हम लोग। ठीक है, एक ओपन इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम ज्यादा बढ़ गए हैं हम। तो एलपीजी क्या है, एलपीजी हमारे 3 पिलर्स हैं जिसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो खड़ी हुई थी। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 पिलर्स पे ही खड़ी है, एलपीजी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ना, अगर पहले वाला कुछ पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो मैंने क्लास 12th वाले बच्चों को कराया था, इसका वीडियो बना हुआ होगा, आप जाके चेकआउट करना। लिबरलाइजेशन में आता है कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो रिड्यूस हो गया है एंड रेगुलेशंस भी रिड्यूस हुए हैं इन वेरियस सेक्टर, कई कई सेक्टर्स पे। जैसे कि हमारा जब भारत देश आजाद हुआ था तो हमने काम किस पे किया था, तब हमारे देश में बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो थी। ठीक है, काफी कुछ जो है स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग, जब जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। फिर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सोचा कि चलो गवर्नमेंट सेक्टर अपना राज जमाएगी और ये सारी चीजें करेगी और अच्छी अच्छी पॉलिसीज आएंगी तो ये होगा, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं। ठीक है, जिसके बाद हमारे 3 पिलर्स आए थे जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर पाबंदी थी, लाइसेंसिंग बहुत थी। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 पिलर्स आए, लिबरलाइजेशन, जिसमें हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया गया, रिड्यूस किया गया और रेगुलेशंस भी कम किए गए। क्योंकि
लिबरलाइजेशन मतलब अगर जब हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करा जाएगा तभी तो चीजें प्राइवेटाइज होंगी, तभी तो नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, और जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोगों को काम मिलेगा और इससे पैसा बनेगा। इस तरीके से कुछ पिलर्स खड़े हुए थे। प्राइवेटाइजेशन में आता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया गया था, फिर उससे क्या हुआ, इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ेगा और पब्लिक सेक्टर की तरफ हम बढ़ना ज्यादा शुरू हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आया था ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, कि जो हमारी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है उसको हमने इनकरेज किया। एफडीआई जिसका ना होता है, जैसे आप देखते हैं कि बाहर की जैसे पिज्जा हट है या बहुत सारी जो कंपनीज है वो हमारी इंडिया कंट्री में आकर के कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं और उससे उनको भी बेनिफिट हो रहा है, हमें भी हो रहा है। तो मतलब ये कब हुआ, जब लाइसेंसिंग हटी, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई तो लोगों को काम मिला। तो सो दैट जो हमारा काम है वो हमने जो अपने सेटअप्स हैं, जो हमारी कंपनीज हैं या हमारा सेटअप है वो हमने मोर देन वन कंट्री कर दिया, तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर पार्ट बनती है। दीज चेंजेस एम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो चेंज आया इसका मकसद क्या था, ये जो एलपीजी आया है इससे क्या होने वाला था, तो इससे होने वाला था कि भाई बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है उसमें बूस्ट आएगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आ गया था। अब कोई जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आप अपनी शॉप, दुकान, ये सब बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता था एनईपी हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप लीडिंग टू रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई, ठीक है, जिससे मिडिल क्लास ग्रो होने लगा। इट हैज ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट इनकम इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कल्चर। ये सारी चीजों पे बात होती है। नोटिसेबल आउटकम अगर हम एनईपी की बात करें तो इससे क्या क्या फायदे हुए हैं देख लो एलपीजी से। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, आईटी और सर्विस सेक्टर बढ़ने लगे क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आई, क्योंकि काम बढ़ने लगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होने लगा क्योंकि वो बिजनेसेस करने लगे, पैसा कमाने लगे। कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होने लगी क्योंकि पैसा आएगा तो स्पेंड भी हम कर पाएंगे इजिली। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्क्राइब मेजर सजेशन फॉर रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब यहाँ पे अगर बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोट करता है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है वो देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेट हुआ, कनेक्टिविटी असेसिबिलिटी भी इंप्रूव हुई है पहले से, क्योंकि आप पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, लोगों के पास घर में कुछ भी नहीं हुआ करता था। मतलब अगर हम किसी भी चीज की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें या कोई भी किसी भी चीज की बात करें, इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी इनहांस हुई, एफिशिएंसी बढ़ गई, हमारे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग जॉब्स, क्योंकि इंडस्ट्री आई तो लोगों को लेबर चाहिए था तो जॉब्स भी मिलने लगी, जॉब्स क्रिएट होने लगी इंडस्ट्रीज में। जैसे कि सपोर्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा। पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे थे, बट डे बाय डे जो है हमारी हम शिफ्ट होते गए, ठीक है, सेक्टर्स चेंज होते गए, सर्विसेज में हम बढ़ने लगे आगे। सब मेजर सजेशन है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी में इन्वेस्टमेंट हुई, जैसे रोड्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा जैसे आप किसी हाईवे वगैरह पे जाते हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अगर आपको आगरा जाना है या फिर आपको वृंदावन जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपके वहां के जो हाईवेज हैं, रोड्स हैं, आप देखते हो कि पहले इतने अच्छे नहीं थे, बट अब कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, मानेसर रोड पे आप देखेंगे कितना ज्यादा वो बढ़िया रोड बन चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको इजीली समझाने के लिए। तो इस तरीके से रोड इंप्रूव हुए, रेलवे इंप्रूव हुआ, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, पोर्ट टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हुई। ठीक है, डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज, जो हमारी अच्छी अच्छी स्मार्ट सिटीज हैं वो भी डेवलप हुई, क्योंकि क्रिएटिंग सस्टेनेबल एफिशिएंट सिटीजन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनहांस हुई है, क्योंकि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से पावर ग्रिड अपग्रेड हुई है और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स आप देख सकते हो आजकल, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म देख सकते हो, डिजिटल पेमेंट आप घर बैठे बैठे, अब आपको किसी को पैसे भेजने हैं फटाफट भेज दोगे। लेकिन पहले किसी को अगर पैसे ट्रांसफर करने होते, जब गूगल पे वगैरह ये सब नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो चेक काट के दे दो, छोटा मोटा है तो बैंक जाके 10,000, 20,000, 5,000 तो हम ट्रांसफर करते थे, 2-2 हजार, 1-1 हजार रुपए भी ट्रांसफर करने के लिए हम बैंक जाया करते थे। ठीक है, लेकिन आज आसान हो गया, स्कैनर देखा और बस स्कैन किया और देन ट्रांसफर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीएस की बात करूं तो इससे हमारा पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इंकरेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स जो हैं, जैसे जैसे कि अगर हम बात करें म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह, ये सब आप ये एग्जांपल देख सकते हो।
और ये फ्लो चार्ट्स वगैरह अगर आप समझ सकते हो तो वहां बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन अचीवमेंट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ दिस सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप खुद समझ सकते हो कि जो हमारा भारत देश जब आजाद हुआ था उसके बाद की अगर हम बात करें तो कुछ एजुकेशन के अंदर कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है और कुछ बुराइयां हैं, वीकनेस हैं जो इस सेक्टर के बारे में पढ़नी है। तो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर की कुछ अच्छाइयां, अचीवमेंट, बुराइयां हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अचीवमेंट की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर 1947, तो एजुकेशन सेक्टर जो है काफी इनहांस हुआ है, काफी इंक्रीज हुआ है क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। अब आप देखो कि पहले के समय में क्या होता था कि हाँ ठीक है, घर वाले भेज रहे हैं लड़की को पढ़ने तो भेज रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ठीक है भाई 8वीं पास कर ली, 5वीं पास कर ली, उसके बाद कुछ सालों बाद शादी कर दी, ये सब प्रथा चलती थी क्योंकि लड़की का पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, पढ़ाया पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो घर के काम किए और फिर शादी कर दी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अभी की बात करूं तो आजकल हर एक लड़की, मैं गर्ल्स का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि गर्ल्स पे ही पहले काफी अत्याचार होते थे और पढ़ाई नहीं होती थी, घर वाले भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लड़की खुद इनफैक्ट इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अगर लेती भी थी तो पेरेंट्स मना कर देते थे। ये सारी चीजें कुछ फेस होती थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ हुई, लेकिन काफी हुई। लिटरेसी रेट भी काफी इंप्रूव हुआ है और हमारे जो एनरोलमेंट रेट्स हैं वो भी बढ़ गए, जो प्राइमरी लेवल पे खास करके। क्यों? क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई कि अब जो है गर्ल्स को जो है फ्री बुक्स मिलेंगी, फ्री ड्रेस मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन मिलेगी, जिससे कि पेरेंट्स को लगने लगा कि हाई पैसा नहीं है तो भी बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजो, लड़की को पढ़ाना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स पे काम हुआ। लिटरेसी रेट कैसे इंप्रूव हुआ? क्योंकि गर्ल्स जब पढ़ना स्टार्ट हुई उनकी लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग दोनों रेट पे इम्पैक्ट आया कि कंपटीशन बढ़ रहा है, अब हर किसी को पढ़ना है, लिटरेट होना है, जो कि अगर हम बात करें आज 77% तक पहुंच गया। कहाँ 18.33% था इन 1951, लेकिन आज की अगर बात करें तो 77 तक पहुंच गया है वो। तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं इंस्टीट्यूशंस की, तो आईआईटीज की बात कर लो, एम्स की बात कर लो, तो इन्होंने भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काफी हद तक चीजें गेन की हैं। हायर एजुकेशन में ग्रोथ देखने को मिला, जहां पहले आपने क्लास 9th के अंदर या 10th के अंदर कुछ बुक्स पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर डेटा दिया रहता है, शेड्यूल बने रहते हैं, उसमें देखते हो कि मैं ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको समझाया जाता है डेटा के अंदर कि बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा जो कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, स्कूल्स थे, बहुत कम हुआ करते थे। मतलब अगर हम गांव की बात करें तो गांव में सिर्फ 1 या 2 स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखोगे कि गांव में भी बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं प्राइमरी लेवल्स पे, ठीक है। वुमेन एजुकेशन के ऊपर मैंने अभी बहुत चीजें समझाई है। इंक्रीज फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन लीडिंग टू इंप्रूव इनरोलमेंट एंड रीअटेंशन रेट, जो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है, ठीक है। वीकनेस की अगर बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट। तो डिस्पाइट इंक्रीज एसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन्स अ कंसर्न विद मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग एंड मैथ्स। तो अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की वीकनेस की अगर हम बात करें तो वो यही है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा, मैथ्स एंड रीडिंग स्किल उनकी काफी लो है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल्स कर रहे हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं एंड रिसोर्सेज की बात करूं तो मेनी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज। तो हर एक जो स्कूल है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपके बढ़िया क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, तो कहीं कहीं पे कमी देखने को मिली और पहले ज्यादा कमी थी, अभी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है, काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। टीचर शॉर्टेज एंड ट्रेनिंग की बात करूं तो पहले क्वालिफाइड टीचर की कमी हुआ करती थी। पहले सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा मतलब बट रही थी कि आ जाओ और ले लो, घर घर आते थे, ले लो ले लो ले लो, इस तरीके से मिलती थी। लेकिन आज आप उठा करके यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कितनी लाइन लगी हुई है, मतलब कितना हाई कंपटीशन है, अगर आपको लड़ना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग है, और टीचर की भी कमी थी एंड रूरल एरिया में तो खास तौर पे, ठीक है। अभी भी काफी गांव हैं जो इतने डेवलप नहीं है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी कमी देखने को मिलती थी, इनइक्वालिटी थी, ठीक है। यानी कि सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स, जेंडर पे मतलब भेदभाव होता था, जैसे मैंने अभी बताया कि लड़का है तो उसको पढ़ा देते हैं, लड़की है तो कोई नहीं, इसको तो शादी करके दूसरे घर जाना है, जरूरत क्या है इतना पढ़ाने की, थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर शादी कर दो। मतलब पहले ये हुआ करता था, इतना ज्यादा नहीं थे, आउटडेटेड करिकुलम हुआ करता था, ठीक है। चैलेंजिंग नीड ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी लीडिंग टू स्किल गैप, स्किल्स के अंदर गैप देखने को मिलता था, ठीक है।
कमर्शलाइजेशन की अगर बात करें तो इससे एजुकेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, और बहुत सारी कमर्शलाइजेशंस में हमने प्रॉब्लम देखी है। These weaknesses are critical to ensure that the education sector contribute India economic growth, social mobility and overall development। धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ी है और आज 77% तक ये पहुंच गया है लिटरेसी रेट। व्हाट इज मीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, इसके कॉजेस क्या है? तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का मतलब है रेफर्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने संसाधन का, रिसोर्सेज का जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके अंदर आपको तो इस तरीके से है। मेजर कॉजेस क्या है इनइक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो मेन कारण क्या है इनइक्वालिटी का? इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की अगर बात करूं, स्मॉल एलाइट होल्डिंग डिसएप्रोप्रिएट शेयर्स ऑफ रिसोर्सेज, कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट के ऊपर जो हमारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। इनकम अमीर है तो अमीर जो है वो और कमाता जा रहा है, फिर इन्वेस्ट कर रहा है और पैसा बना रहा है। गरीब है तो बेचारा वो तो अपना रोजी रोटी चला के ही उसका खर्चा पानी सब खत्म हो जाता है, ठीक है। कास्ट सिस्टम की बात करूं तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सोशल कल्चर फैक्टर भी है, जेंडर है, रिलीजन है, अदर सोशल आइडेंटिटीज हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अर्बन रूरल डिवाइड है। अब आप देखो डिस्पैरिटी किस तरीके से देखने को मिलती है। जो गांव है उसके अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतनी सर्विसेज नहीं है कि इंसान अगर इतना एजुकेटेड है तो कमा ले ढंग से या कुछ सर्विस में कुछ काम कर ले, तो उसको शहर आना पड़ता है कुछ अच्छा कमाने के लिए। एजुकेशन स्किल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपकी एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है और आपके पास अच्छी स्किल नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, ठीक है, इस तरीके से भेदभाव देखने को मिलता है। करप्शन है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज है, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट आता है हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया नेशनल इकोनॉमी, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हमारा इंडिया नेशनल इकोनॉमी है इसके अंदर एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और किस तरीके से चैलेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो वो आता है अपना लाइवलीहुड सोर्स। भाई अगर आप एग्रीकल्चर पे काम नहीं करोगे, या कुछ लोग जो आज खेती बाड़ी कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, ये उगा रहे हैं, तो भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो अगर ये सब नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे, है ना। तो लाइवलीहुड सोर्स है, हमें जीने के लिए चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन, प्रोड्यूसिंग एसेंशियल क्रॉप लाइक राइस, व्हीट, वही सब चीजें मैंने आपको अभी समझाई। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, एक्सपोर्ट में। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करूं तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो क्या चैलेंज फेस करता है, क्या मुसीबतें देखने को मिलती हैं उसको, दिक्कतें दिखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो मॉनसून पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी बारिश पे। कुछ कुछ फसलें ऐसी हैं जो बिना बारिश के नहीं उग सकती, ठीक है। वैसे तो हर किसी को पानी चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा भी चाहिए, तो वो डिपेंड हो जाते हैं मॉनसून रेन पे। लो प्रोडक्टिविटी है। सबसे पहले तो इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू फैक्टर लाइक इनएडिक्वेट इरिगेशन है, पुअर सॉइल हेल्थ है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमारे इतने बढ़िया नहीं है, ठीक है। और पहले तो और भी बेकार थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया, लेकिन क्या सुधार आया, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हम क्या खा रहे हैं आज के टाइम पे, आप खुद सोचो, गेहूं खा रहे हैं जो कि बिल्कुल काम का नहीं है, चावल खा रहे हैं उसमें कोई फाइबर ही नहीं है, ठीक है। मतलब काफी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। मतलब इंडियन इको को मैं अगर और गहराई में जा जाके समझाऊं तो बहुत कुछ है इसमें समझाने के लिए। वाटर स्कैरसिटी है, वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी है। पानी की कमी किस तरीके से, आप देखो कुछ कुछ एरियाज हैं जिसमें तो एक एक हफ्ता पानी नहीं आता, ठीक है, और लोग अपने ड्रम, बाल्टियां, बर्तन सब भर भर के रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की समस्या, वाटर स्कैरसिटी, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, इरोजन है, सॉइल इरोजन है, सॉइल डिग्रेड है, सॉइल की जो वैल्यू है या क्वालिटी है वो डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है, डिग्रेड होती ही जा रही है। हम बस उगाई जा रहे हैं, उगाई जा रहे हैं, हमें ये नहीं दिख रहा उगेगा नहीं उगेगा, बस उगाओ, पका है कच्चा है, बस जैसे अब तरबूज आ रहा है, ठीक है, या आम आ रहा है, ठीक है, जल्दी से इंजेक्शन लगाओ, पका दो फटाफट, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएशंस आप देखते हैं, फार्मर फेस करता है मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है, इफेक्टिंग द इनकम एंड लाइवलीहुड। अब किसान जो है पूरा साल तो काम नहीं करता, जब उसकी फसल कटती है तो उसको क्या करना है, तो भी उसको अपना घर चलाना है, तो पहले से मैनेज करना होता है, तो मार्केट के फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जो मैंने अभी ऊपर समझाया आप लोगों को। क्लाइमेट चेंज है,
क्लाइमेट चेंज poses significant challenge to Indian agriculture including increased frequency of extreme weather events. वेदर इवेंट्स आप देखते हो, गर्मी अब देख लो आप कितनी बढ़ रही है, इस बार ठंड तो इतनी पड़ी नहीं लेकिन गर्मी तो ऐसे पड़ रही है हद से ज्यादा, ठीक है, तो आप इस चीजों को समझ सकते हो, है ना। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय एमएसएमईज, डिस्क्राइब द मेन फीचर, एक्सप्लेन ब्रीफली गवर्नमेंट सपोर्ट टू एमएसएमईज, है ना, कि एमएसएमईज क्या है और उसके मेन फीचर्स क्या हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट कैसे जो स्कीम को जो है वो मतलब एक तरीके से मैं क्या बोलूं, सपोर्ट, हाँ सपोर्ट क्यों कर रही है, तो एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, एम स्टैंड फॉर माइक्रो, एस स्टैंड फॉर स्मॉल, ये ना मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, दीज बिजनेसेस प्ले अ वाइटल रोल इन द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो उसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमएसएमई, है ना। स्मॉल स्केल की अगर हम बात करें तो उसमें आता है एमएसएमईज आर स्मॉल स्केल बिजनेसेस विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना काफी लिमिटेड होती है स्मॉल स्केल के अंदर, क्योंकि नाम से क्लियर है छोटा स्केल का बिजनेस। लोकल फोकस में आता है कि ऑफ्टन कैटर टू लोकल मार्केट एंड कम्युनिटीज। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करूं तो एमएसएमईज आर अडेप्टेबल टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में भी काम कर रहा है और हमारे मार्केट की कंडीशन को चेंज करने की हिम्मत रखता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं तो एमएसएमई प्रोवाइड करता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, एक्सेप्शनली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, मतलब जो हमारे कस्बे होते हैं जो मतलब गांव भी नहीं है शहर भी नहीं है और जो प्रॉपर गांव है उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो मिलती हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने किस तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट किया ये समझ गया तो पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। पहला आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि एसेस टू क्रेडिट एंड लोन फैसिलिटी, की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमसे उधार ले सकते हो, लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी, किसको, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड मुद्रा स्कीम जो हमने पहले भी पढ़ी है, सो दैट वो लोग अपना आगे काम कर पाए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी सपोर्ट मिला, मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर किसी को बढ़ना है तो उसमें भी सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। मार्केट एसेस की बात करूं तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट को भी जो है बढ़ावा दिया। स्किल डेवलपमेंट में क्या होगा, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एमएसएमईज ओनर्स एंड एम्प्लॉइज, है ना, कि ट्रेनिंग देंगे, आप जो वो एम्प्लॉइज हैं लेबर जो है उसकी डेवलपमेंट करेंगे स्किल की, सो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए। रेगुलेटरी सपोर्ट भी किया, ठीक है, तो इस तरीके से था। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ रिलीजन इनबैलेंस इन इंडिया, जो हमारे रिलीजन इनबैलेंसेस इंडिया के अंदर हैं वो किस तरीके से है। अर्बन रूरल डिवाइड, सबसे पहले तो अर्बन एरियाज है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो शहरों में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा, ये मैंने अभी भी समझाया था, और गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, वही सारे पॉइंट्स है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी में आता है सम स्टेट लाइक महाराष्ट्र गुजरात एंड कर्नाटक आर मोर डेवलप वाइल अदर लाइक बिहार उड़ीसा झारखंड लैग बिहाइंड, मतलब वो इतने डेवलप नहीं है जितने महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका हैं, तो ये इंटर स्टेट को डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। अब बात करें इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी की, इवन विद इन स्टेट की अगर बात करूं तो देयर आर डिस्पैरिटीज बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड रिलीजन, डिस्टेंस और सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स एंड रिलीजन में भी हम डिस्पैरिटी देखने को मिलते हैं। पहले तो हमने अनदर स्टेट की बात करी क्योंकि वो इंटर है और यहाँ पे इंट्रा की बात हो रही है। द इनबैलेंस लीड्स टू इश्यूज लाइक माइग्रेशन है, कहीं पे गरीबी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कहीं पे ज्यादा कम है, जैसे आप दिल्ली का देख सकते हैं कि बहुत सारे जो अदर स्टेट्स के लोग हैं यूपी के और दूसरे स्टेट्स की बात करूं तो वो यहाँ पर आके, जैसे अलग अलग जगहों की अगर मैं बात करूं तो जैसे पंजाब के पर्सन्स हैं या फिर कोई और कहीं रह रहे हैं, यूपी है बिहार है, तो यहाँ के लोग दिल्ली में आके मुंबई जाके बैंगलोर जाके वहां पे वो जॉब करते हैं सो दैट उनको अच्छा बेनिफिट मिले। आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया की अगर बात करूं तो आईटी इंडस्ट्री इंडिया हैज एमर्ज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री इकोनॉमी। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आज आईटी सेक्टर में जो वर्क कर रहा है जॉब कर रहा है उसका अच्छा खासा पैकेज है। रीजंस क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो आज टेक्नोलॉजी इनहांस हो रही है बढ़ रही है तो उसमें उनको काम मिल रहा है और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से है। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि इंडिया जो है ग्लोबल लीडर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का विद मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज हमारी कंट्री में आ रही हैं, ठीक है। आईटी सर्विसेज की बात करूं तो इंडिया प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज दे रही है, कंसल्टिंग है, सिस्टम
इंटीग्रेशन है, आउटसोर्सिंग है, ठीक है, अपना काम जो अब आपको पता होगा लाइक बीपीओज हैं, ठीक है, बीपीओ में क्या होता है कि हम जो है अपना काम जो है विद मेनी आउटसोर्सिंग हैव बिकम सिग्निफिकेंट सेक्टर विद मेनी कंपनीज। इंडिया के अंदर जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे बीपीओ वगैरह खुले हुए हैं, कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, वो किस लिए कि कंपनी ने क्या करना है, बहुत सारे लोग सस्ते में हायर कर लेने हैं और टेलीकॉलिंग का ये सब काम करवा के जो है काम कराते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे अपने काम को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सो दैट उनका टाइम बच जाए और वो किसी प्रोडक्टिव काम को कर पाए और अपना छोटा मोटा काम आगे ट्रांसफर कर दें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इससे लोगों को काम मिलता है, लोगों को जॉब मिलती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मकसद क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, क्योंकि यही हमारी कंट्री का मकसद है। इनफैक्ट हर कंट्री का मकसद रहता है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है, इम्पोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा करें। एक्सपोर्ट को इनकरेज करने से क्या होता है, सर्विस बूस्ट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और कंपटीशन तो बढ़ता ही है, आपको पता ही है, ठीक है, ग्लोबल लेवल तक हम जाते हैं। अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। लिबरलाइज की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, नीचे आ जाती है थोड़ा सा। हाँ, लिबरलाइज ट्रेड, ग्रेजुअली लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी टू फैसिलिटेट स्मूदर ट्रेड, ताकि हम अच्छा खासा जो है ट्रेड कर पाए। एंड इससे क्या होता है कि हम लोग ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि मतलब इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से क्या होता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो रही है, इस पॉलिसी से हम ये फोकस कर पा रहे हैं, हमारे टैरिफ्स वगैरह रिड्यूस हो रहे हैं, प्रमोटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो भाई, एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर बात करूं तो उसमें क्या होता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, कि एक करेंसी की जो वैल्यू है वो अनदर कंट्री की करेंसी में उसकी क्या वैल्यू है, राइट। तो दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब है ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स द एक्सचेंज रेट, यानी कि जो हमारे फिक्स्ड है, नाम से क्लियर है, ये गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है इस एक्सचेंज रेट को। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है, ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करती है। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज बोले तो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इंडियन फॉलोज अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर द आरबीआई, ठीक है, अगर हम आरबीआई की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मैनेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन होती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिबरलाइजेशन, वही मैंने आपको अभी ऊपर समझाया ही था कि लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन इन इंडिया रेफर्स टू इकोनॉमिक रिफॉर्म एम एट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, कि आपको ये मकसद आया जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद हमने सोचा कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया जाए, सो दैट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होगा तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो लोगों को काम मिलेगा, काम करेंगे तो लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे कमाएंगे और ये चलता रहेगा और फिर इकोनॉमी में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो की स्टेप्स हैं टेकन बाय गवर्नमेंट जो लिए गए थे, जैसे लाइसेंसिंग जो है अबॉलिश कर दिया गया था, जैसे कि लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन जो थे इंडस्ट्री में एक्सेप्ट फॉर 18 सेक्टर, ठीक है, सिक्योरिटी है, सोशल रीजंस है, सेफ्टी है, एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, इन सबको छोड़ के 18 सेक्टर का रिमूव कर दिया था। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, रिड्यूस इम्पोर्ट टैरिफ्स वगैरह जो बैरियर्स थे उनको धीरे धीरे खत्म किया गया, एफडीआई, वही सारे पॉइंट्स है। ऑन टैक्स रिडक्शन की अगर हम बात करें तो उससे क्या होगा, अगर टैक्स कम लगेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन हुआ, वही सारे पॉइंट्स हैं लिबरलाइजेशन के, आप बना के लिख सकते हो, जो मैंने ऊपर काफी अच्छे समझाया है। एज अ रिजल्ट, 9th क्वेश्चन की बात करूं, एज अ रिजल्ट ऑफ 40 years ऑफ प्लानिंग इंडियन इकोनॉमी हैज रिकॉर्डेड प्रोग्रेस ऑन वेरियस फ्रंट्स। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के जो 40 इयर्स की जो प्लानिंग ने क्या रिजल्ट दिया। तो इंडियन इकोनॉमी हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, राइट। मैंने अभी आपको समझाया कि पहले अगर मैं बात करूं, मैं एक छोटी सी समरी बताती हूँ, उसके बाद आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ यार, कि आपको ना ये ना लगे कि भाई भाषण है या बहुत ज्यादा रामायण है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते काफी बच्चों को नींद आ जाती है, बोरिंग लगती है, तो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। अभी मैं एक छोटी सी समरी बताऊंगी, फिर आप इसको पूरा रीड कर लेना और आपको समझ आ जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या था, हमारा भारत देश की अगर बात करें, जब हमारा भारत देश बिल्कुल सेल्फ रिलायंट था, ठीक है, एगेरियन इकोनॉमी कहलाता था और साथ में आत्मनिर्भर था, सेल्फ रिलायंट था, किसी पर निर्भर नहीं था, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं आए थे, ठीक है, तब तक जो है हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था, अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट में काम हो रहा था और बहुत अपने पे डिपेंड था, सब कुछ था। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आ गए तो सारी तबाही हो गई। 190 ईयर्स तक उन्होंने राज किया और बुक्स में 200 ईयर्स भी लिखा रहता है। तो अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 200 साल तक राज करने के बाद जब वो खत्म हुआ, हमें आजादी मिल चुकी थी,
तो उसके बाद भी कोई हम एकदम से ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ गए थे, सब कुछ लो था, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत लो था, इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ थी नहीं, लिटरेसी रेट कुछ था नहीं, बर्थ रेट बहुत हाई थे, डेथ रेट बहुत हाई थे, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन धीरे 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 प्लानिंग होती गई, एलपीजी आया, एलपीजी आने के बाद जो है गरीबी पे कुछ स्कीम्स बनाई गई, और फिर धीरे 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 ऐसे पॉलिसीज आती गई और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हम करते गए। तो उन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ समझाया। इंडियन इकोनॉमी हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पास्ट फ्यू डिकेड्स के अगर उठा करके देखे तो हर चीज में डेवलपमेंट देखने को मिला है। कहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, आज देखो रोड्स देख लो, रेलवेज, हर चीज में डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ लिखा गया, इंडियन जीडीपी हैज ग्रोन फ्रॉम 2.7 लाख करोड़ इन 1947, राइट, और जबकि आज 3.75 ट्रिलियन डॉलर इन 2023, राइट, with an average annual growth rate 6% over the past 45 years, right? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडियन इंडस्ट्री हैज बिकम वेल डाइवर्सिफाइड विद अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट ऑफ 6% per annum. The public sector has plays a critical role in the development and the small scale industry has also been promoted. यानी कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट देखा, स्कीम चलाई गई। अभी आपको मैंने समझाया ना एमएस के बारे में, तो उससे क्या हुआ, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको काम करने को मिला, उनकी जो लिमिटेड कैपिटल थी, जो जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, उनको भी प्रमोशन मिला। प्रमोशन इन द सेंस की गवर्नमेंट ने बोला लोन हम देंगे कम रेट पे, कम ब्याज लेंगे, ठीक है, हमसे लोन ले लो। तो इससे क्या हुआ, बढ़ावा दिया देश, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, सो दैट हम आगे बढ़े। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन अ सिग्निफिकेंट सक्सेस देखने को मिली, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ गई, कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ गई, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर सब कुछ बढ़ गया। पावर्टी में रिडक्शन देखने को मिला, बिल्कुल खत्म नहीं हुई गरीबी, गरीबी आज भी है लेकिन पहले से थोड़ा सुधार आ गया है, ठीक है। और जो बेनिफिट्स हैं सोसाइटी को आजकल मिल रहे हैं जो, ठीक है, राशन कार्ड पे जो जो मिल रहा है वो सब चीजें। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो हमारी जो हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल इंडिकेटर्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। उससे क्या है कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी इंप्रूव हुई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है नोटेबल स्टैटिस्टिक हाईलाइट की अगर हम बात करूं तो पर कैपिटा इनकम की अगर बात करूं तो इंडिया पर कैपिटा इनकम हैज जंप्ड ओवर 700 टाइम्स सिंस 1950 का डेटा है, फ्रॉम रुपीज 265 टू रुपीज 1,72,000 इन 2022 एंड 23 का डेटा दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि पर कैपिटा इनकम भी हमारी जो है बढ़ गई, जीडीपी भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। अगर हम 40 साल पहले की उठाकर देखें तो ग्रोथ हर एक सेक्टर में देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट आता है व्हाट राइट ऑल द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स की अगर बात करूं तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नाम से ही क्लियर है, वर्किंग आ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर पर वीक, यूजुअली 35 टू 40 आवर्स ये काम करता है एक सिंगल एम्प्लॉय, ठीक है। पार्ट टाइम नाम से ही क्लियर है, ये कुछ ही घंटे काम करता है, पूरा दिन या पूरे टाइम या फ्लेक्सिबल शेड्यूल इसका नहीं है। टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जो कुछ समय के लिए मिलता है, जैसे कि कहीं ठेका मिल गया मकान को बनाने का या इसका बनाने का, फिर कुछ टाइम खाली है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, टेम्परेरी होता है। फ्रीलांस जो होता है, फ्रीलांसर्स जो आजकल चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं बाय प्रोजेक्ट बेसिस, प्रोजेक्ट के बेसिस पे वो काम करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। तो आजकल आप देखते हो जैसे शूट करता है कोई तो वो फ्रीलांसर में आ जाता है कि छोटे मोटे वर्क कर लिए। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है रनिंग वन ओन बिजनेसेस और वर्किंग एज अ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि वो अपना बिजनेस खुद चला रहा है, ठीक है, वर्क काम कर रहा है एज अ एंटरप्रेन्योर, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम कर रहा है, छोटी मोटी दुकान चला रहा है, ये सब चीजें। सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो सिर्फ सीजन के बेस पे उसका काम हाई होता है, उसके बाद काम लो हो जाता है, जैसे केटरिंग हो गया या फिर डेकोरेशन का कुछ काम है, डेकोर का आप देखते होगे। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में होता है वर्किंग और एन इरेगुलर एज अ नीडेड बेसिस। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में आता है ऑफ्टन विदाउट बेनिफिट और जॉब सिक्योरिटी, बिना जॉब सिक्योरिटी के, बिना बेनिफिट के वो काम करता है, इस तरीके से है। नेक्स्ट आता है गिग इकोनॉमी, जिसे हम प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कहते हैं। ये वर्किंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जो फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप पे, वो सब के लिए होता है। वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट और रिमोट जो होता है वो होता है वर्किंग फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, ऑफ्टन यूजिंग डिजिटल टूल्स हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स कौन होते हैं, जो कि अनरेगुलेटेड सेक्टर में वर्क करते हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मल में बेनिफिट नहीं होता इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी। पावर्टी क्या है और उसको मेजर कैसे किया जाता है और कौन कौन से कॉजेज हैं। गरीबी आपको पता ही है क्या है।
पॉवर्टी एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेट इश्यूज है जो कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी के अंदर देखे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे देश के, भारत देश के अंदर कुछ एरियाज बने हैं वहां पे सिर्फ गरीबी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एरिया के अंदर गरीब, अमीर, मिडिल क्लास जो होते हैं सब रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को पॉवर्टी में कंसीडर करते हैं, कि गरीबी में काउंट करते हैं, तो उसकी बेसिक नेसेसिटी भी जब पूरी नहीं होती तो हम उसे बोलते हैं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या बीपीएल के नीचे, बियॉन्ड है। तो फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर, मतलब उसके पास खाने को रोटी नहीं है, घर नहीं है, पढ़ाई तो दूर की बात है। मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया, अगर हमें मेजर करना है गरीबी को तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे? वेरियस मेथड है, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक पॉवर्टी लाइन सेट करी गई है एट रुपीज 1622 पर पर्सन पर मंथ रूरल एरिया। गांव के लिए जो है थोड़ी इनकम कम होती है, बट अगर अर्बन एरिया की बात करूं तो थोड़ा ज्यादा है, यानी कि एक बंदे का सेट किया गया है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन सेट करी गई है कि अगर पर पर्सन पर मंथ रूरल एरिया में बताया गया, ठीक है। और अर्बन एरिया का बताया गया 1929 यानी कि 1929 पर पर्सन पर मंथ पर फॉर अर्बन एरिया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई में क्या होता है कि इसमें अप्रोच होती है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन इंक्लूड होता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, सैनिटाइजेशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक यहाँ को डेटा दिया गया है। डेटा, हाँ बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आएगा कि मैम डेटा का समझ नहीं आ रहा, कि हमें डेटा सारा याद करके जाना है। तो देखो भाई, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद रहे, सही पता हो तो ही वहां लिखना, नहीं तो आपको स्किप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको अच्छा अटेम्प्ट करना है पेपर, तो आप ना पुराना वाला जो पिछला वाला है, जो अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग दिया गया, बस वो कर लेना, ठीक है। करंट पॉवर्टी रेट की बात करूं तो रूरल पॉवर्टी 7.2% का दिया गया है, अर्बन एरिया 4.6 है। ओवरऑल पॉवर्टी रिडक्शन पहले से कम हुआ है, ठीक है। कॉजेस क्या है पॉवर्टी के? तो देखो भाई, गरीबी क्यों है, सबसे पहला तो मैं पॉइंट लूंगी जनसंख्या का। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप समझ ही सकते हो कि नौकरी की, बिजनेस की कितनी हबड़ा तबड़ी हो रही है, जिसकी वजह से लोग कमा नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे भारत देश के अंदर इतनी इतनी डिग्रीज लेकर बैठे हैं, स्टिल उनके पास कमाने को या खाने को पैसे नहीं है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनकम की इनक्वालिटी है, बेचारा अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, बेसिक जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ओवरऑल ये सब पॉइंट्स हैं बेसिक पॉवर्टी के। फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का डिफरेंस देख लेते हैं। तो फिक्स रेट एंड फ्लेक्सी, जिसको हम फ्लोटिंग रेट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? तो फिक्स इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ, इसकी जो करेंसी इंटरेस्ट रेट है वो 4.8 है, जबकि फ्लेक्सी यानी कि फ्लोटिंग जो है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट इफेक्ट करता है बीआरएल को, जो कि 2.3% है। सिमिलर स्लाइडली हायर मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है, जबकि फ्लेक्सी में क्या होता है, लोअर मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है। ये कुछ रेट्स बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ना पहले कुछ एग्जांपल, तो अभी आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा, तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि सुटेबल फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हु विश टू होल्ड प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम। यानी कि जो आपकी जो फिक्स रेट है, नाम से क्लियर है, ये ऐसा करंट इंटरेस्ट रेट होता है जो कि बिल्कुल फिक्स रहता है। और ये ना ज्यादातर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उनके लिए काफी सुटेबल रहता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे रेंटल इनकम ये सब। लेकिन जो फ्लेक्सी फ्लोटिंग रेट होता है, उसमें क्या होता है, सुटेबल फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हु विश टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल गेन ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम, की कम समय के लिए कुछ प्रॉपर्टी ली और उस पर पैसा कमाया कम समय में और उसको आगे बेच दिया, तो ये उनके लिए होता है फ्लेक्सी रेट। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिस्कस ग्रोथ की अगर बात करूं मैं, तो यहां पर बोला गया जो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना इंडिया की, उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिमांड फॉर डेटा सर्विस इंक्रीज हुई है पहले से, यानी कि जो हमने अब स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ जब हम बढ़े हैं, तो डेटा सर्विस की डिमांड पहले से बढ़ गई है। पहले ज्यादातर किसी के पास ज्यादा फोन नहीं हुआ करते थे, घर में लैंडलाइन वाले फोन हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे नोकिया आया, नोकिया के बाद आप समझ सकते हो एंड्रॉयड आए, फिर धीरे 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 हम बढ़ते चले गए, ठीक है। आज हर किसी के पास आईफोन है, आईफोन वन प्लस ये सब चल रहा है। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की अगर बात करूं, तो इससे हमारे डिजिटलाइजेशन भी प्रमोट हुई है, डिजिटल इंडिया भी हुआ है। डिमांड जो है टेलीकॉम सर्विस की वो बहुत हद तक जो है बूस्ट हुई है। रूरल मार्केट भी एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। रूरल एरिया हैज ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए उन्होंने नए नए जो है चीजें अपॉर्चुनिटी दी है। प्राइसिंग एंड कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, पहले 4G 5G, IoT हैज द enhanced network capability and services,
पॉलिसी रेगुलेशन गवर्नमेंट की इनहांस हुई हैं और डिमांड जो है ऑनलाइन सर्विस की ऑल ओवर बढ़ गई है। तो आप इसको बना चढ़ा के लिख सकते हो। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मैंने अभी ऑलरेडी आपको काफी अच्छे से समझाया था, ऊपर ही समझाया था, बट थोड़ा सा और समझा देती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में आता है आपका डायरेक्टर एंड मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक में आता है आपकी गवर्नमेंट, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे ना पब्लिक, मतलब पब्लिक मतलब बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट जो डायरेक्टर मैनेजर जो अपनी कंपनी बिजनेस चला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग फीस वगैरह चार्ज करते हैं, और जो गवर्नमेंट होते हैं उसमें आपको पता ही है कि गवर्नमेंट में क्या होता है, जो फीस होती है बहुत कम होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और पार्शली ओन एंटिटीज होती हैं, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, सप्लायर, कम्युनिटी जनरली डियर होता है, सॉरी, जो गोल होता है वो काफी क्लियर होता है, ठीक है। और ये सब होता है, सेल पे काम होता है, ज्यादा से ज्यादा सेल करो, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट पे काम करते हैं ये लोग, कौन, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और गवर्नमेंट में क्या होता है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, मतलब समाज के लिए काम करो, ठीक है, ये सब होता है। मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, नेचुरल मोनोपोलीज देखने को मिलती हैं, डिपेंड होते हैं पॉलिसीज पे, कम्युनिटी कॉस्ट होती है इसके अंदर, इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो होती है उस पे काम होता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटर्मिनेशन, वही सारे पॉइंट्स हैं, वही टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट वाला आप कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी पढ़ा दिया, रीजन इनबैलेंस भी पढ़ा दिया, इंडियन एग्रीकल्चर भी मैंने काफी अच्छे से डिटेल में कराया, तो वही सारे हैं, बस उसको शॉर्ट नोट के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाना तो बना सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वैसे मैंने करा दिया आपको, जो इसमें से नहीं करा वो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे सीजनल मैंने बता दिया, जो सीजनल बेस्ड पे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ना सीजनल में आता है कि कुछ सीजन काम होगा, उसके बाद कटाई वगैरह होगी तो किसान चुप बैठ जाएगा और अपने जो कमाया उसमें से खाएगा। स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अराइजेस व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन स्किल और क्वालिफिकेशन में जब मिसमैच हो जाता है ना तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, जैसे कि अवेलेबल जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर व्हेन वर्कर आर, जो जैसे हम किसी भी वर्कफोर्स की तरफ एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तब होता है ये। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन आ गई कोई, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है उससे, ठीक है, जैसे कोई इकोनॉमिक बूम्स है, ठीक है, इसका पीएलसी का चार्ट मैंने जब पढ़ाया था, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, घर में अगर 8 लोग हैं, ठीक है, और वो पूरे के पूरे 8 लोग जो हैं वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन जरूरत 5 की है, तो वो क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं तो कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें गारंटी दी गई थी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, जितने भी गांव के जो हाउस होल्ड के जो लोग हैं उनको जो है गारंटी 100 दिन की दी गई थी कि वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, सिक्योरिटी मिलेगी, ये सब है। एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, मतलब दिहाड़ी बेसिस पे उनको काम मिलेगा और पैसा मिलेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या था, ये हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया पे फोकस करती है, ठीक है, ताकि आप आत्मनिर्भर बनो। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या बोलती है, वो फ्री ट्रेनिंग देती है लेबर फोर्स को, ठीक है, सो दैट जितनी ज्यादा स्किल होगी वो आगे चल के काम करेगा तो पैसा कमाएगा तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का मकसद था स्किल डेवलपमेंट करना, प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, रूरल यूथ के लिए, जो कि आपके 15 से 20 साल के लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो है कुछ सीखें और उनको जॉब्स मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट कर रहा था, ठीक है। एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू दिए गए थे 10 लाख से लेके, माइक्रो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज को भी इंकरेजमेंट मिली थी। वही मेन मकसद था कि इन लोगों के छोटे छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाना और जिनको लोन चाहिए उनको लोन प्रोवाइड करना, ये सारी इनको फैसिलिटीज मिली गई थी, और स्किल्स वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब मेजर पॉइंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी इंडिया की अगर बात करूं तो 2015 से 20 के अंदर इसका मकसद था एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगी। तो वही सारे पॉइंट्स है, नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। न्यू स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम जो है वो क्या करती है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स होती हैं उसको प्रोवाइड करती है टू एक्सपोर्टर, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम हो गई, जैसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये मैंने बताया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो गया, सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गया, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स हो गए, ठीक है, सिंगल विंडो इंटरफेस हो गया, जिससे क्या होता है हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती है,
ठीक है, टाइम बचता है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी चीजों में काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं जब से काम ऑनलाइन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करूं, ऑनलाइन की बात करूं, तो काफी सारी चीजों में सुधार देखने को मिला है। पेपर वर्क कम हो गया है, साथ साथ हम लोगों का यहाँ पर क्या हुआ है, घर बैठे बैठे हम काफी काम कर पाते हैं। प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बढ़ गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी इनहांस हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं कुछ इंसेंटिव वगैरह। ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो गया गुड्स का, कुछ एग्जाम्पशन दे दिए गए कुछ स्टेट्स को, तो उसमें फायदा मिला। फिजिकल पॉलिसी मैंने ऊपर पढ़ाया था, फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल जो उसका लेवल है उसको इन्फ्लुएंस करा गया। ठीक है, एंड इट इज अ टूल, ये एक ऐसा टूल है फिजिकल पॉलिसी जो हमारे गवर्नमेंट क्या करती है, यूज करती है, हथियार यूज करती है। किस लिए? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है, इकोनॉमिक देश का जो इकोनॉमी का जो उद्देश्य है उसको अचीव कर पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा पाए, बेरोजगारी कम कर सके, पहले से रिड्यूस कर सके, बिल्कुल खत्म तो नहीं होने वाली, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाए। इन्फ्लेशन तो कहां से कंट्रोल होगा, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मेन कारण तो आप समझ ही सकते हो। गवर्नमेंट रेवेन्यू के सोर्सेस कौन से हैं? एक तो सबसे पहले आपको पता ही है गवर्नमेंट कहां से पैसा कमा रही है, तो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है? डायरेक्ट टैक्स से, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट वेल्थ, ये सबसे आता है। इनडायरेक्ट में जीएसटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सबसे पैसा इकट्ठा होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर ब्याज मिलती है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स हो गए, फीस एंड चार्जेस हो गए, लाइसेंस फीस है, परमिट फीस है, यूजर चार्जेस है। आजकल तो आप देखते हो कि किसी को अगर गाड़ी का नंबर भी लेना होता है ना, तो भी क्या होता है कि हमें यहाँ पर बोली वगैरह लगती है और उसके बाद भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता। तो आजकल गवर्नमेंट को भी अपना पैसा चाहिए, कोई ना कोई सोर्स चाहिए, जैसे लाइसेंस फीस है, परमिट फीस है, यूजर चार्जेस है, ये सारे चीजें हैं। अदर सोर्सेस कौन से हैं? बोरिंग्स है, बोरिंग्स में आता है गवर्नमेंट बोरो भी करती है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट से, थ्रो इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल्स है, ये सब है। डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, ये सारे पॉइंट्स पे काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस है अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर गिरावट, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, अप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ रही है। एप्रिसिएशन बोले तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बोलूं डेप्रिसिएशन, तो यानी कि डिमांड आपकी बढ़ रही है, सप्लाई आपकी कम हो रही है। लेकिन एप्रिसिएशन की बात करूं तो डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि इनवर्स रिलेशन हो गया, उल्टा उल्टा। एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है कब? डेप्रिसिएशन में। इट्स लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि मोर गुड्स कैन बी परचेज, हम ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी। ठीक है, मतलब पहले जितना खरीद पा रहे थे उससे ज्यादा खरीद पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। एप्रिसिएशन में क्या होता है, अगर वैल्यू की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम एक्सपोर्ट घटा देते हैं, बिकॉज लेस गुड्स कैन बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी, तो उसका इनवर्स रिलेशन है। इंपोर्ट पे क्या फर्क आता है? तो इट्स लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट, हम लोग अपना इंपोर्ट कम कर देते हैं क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री जो होती है उसको क्या करना होता है, नीड्स टू पे मोर, ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए हम गिरा देते हैं इंपोर्ट को। और जबकि एप्रिसिएशन में क्या होता है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं क्योंकि वैल्यू कम है, ठीक है, सॉरी वैल्यू ज्यादा है। इट्स लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट को बढ़ा दिया बिकॉज द डोमेस्टिक कंट्री विल हैव टू पे लेस, यानी डोमेस्टिक कंट्री को कम पे करना पड़ेगा टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतनी बात समझ आ गई आपको? उसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया, ट्रिकल डाउन थ्योरी है, फॉरेन डायरेक्ट मल्टीप्लायर है, एंड फिजिकल फेडरलिज्म है। बस ये समझना है, उसके बाद आपका पूरा समाप्त हो जाएगा पीडीएफ। एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट एनर्जी चैलेंजेस इंक्लूडिंग, जैसे फॉसिल फ्यूल पे हम लोग डिपेंड है, एनर्जी डेफिसिट पे हम लोग डिपेंड है, यानी कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, एनर्जी नीड्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इंडिया फेस कर रही है इसमें कुछ दिक्कतें। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का मकसद है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के शेयर को बढ़ा दे, जैसे कि सोलर एंड विंड पावर, ये सब है। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बोलती है? ट्रिकल डाउन थ्योरी सजेस्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड बेनिफिट विल ट्रिकल डाउन फ्रॉम द वेल्थी टू द पुअर थ्रू जॉब क्रिएशन एंड इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो बोलते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर जो अडानी है, अंबानीज हैं, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जेब में अगर ज्यादा पैसा जाएगा टैक्स के थ्रू या जैसे भी जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति तक पैसा पहुंच जाएगा। वो कैसे? अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो यानी कि पैसा जो है अगर उनकी जेब में जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो नीचे तक पहुंचेगा, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। रिच गेन मोर वेल्थ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स जॉब एंड लो स्किल्ड वर्कर गेन हायर पे।
ठीक है, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है, पेपर में जरूर बना के आना। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर रेफर्स टू इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सपोर्ट ऑन अ कंट्री नेशनल इनकम। कंट्री की जो नेशनल इनकम का जो बेसिकली अगर हम कंट्री की बात करें तो उसके अंदर जो इम्पैक्ट है हमारे एक्सपोर्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कैन लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई होता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा। फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, जो कि लास्ट है, इसके बाद पूरी समाप्त हो जाएगी। फिजिकल फेडरलिज्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का फाइनेंशियल रिलेशनशिप, पैसे वाला रिलेशनशिप किसके साथ है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर, एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ट्रांसफर्स हो गए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, रिसोर्सेज का किस तरीके से एलोकेशन करना है, किस तरीके से बंटवारा करना है, बांटना किस तरीके से। तो ऑल ओवर फिजिकल फेडरलिज्म हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप है किसका, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, जो डिफरेंट लेवल पे काम हो रहा है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब पे जो काम हो रहा है, ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, टैक्स की पावर किसी के हाथ में है, किसी के पास एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके पास अलग अलग काम बटा हुआ है, तो फिजिकल फेडरलिज्म है। तो ये था पूरा का पूरा, यहाँ पे समाप्त होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को, ये मैंने इसीलिए आज करवा दिया है और मैंने सोचा रात तक अपलोड कर दूंगी, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जब डाल दूंगी आप सुबह उठ के रात को 3 बजे या सुबह उठ के जैसे भी पढ़ लेना। और बस मुझे ये सीरीज कंप्लीट करनी है गेस्ट पेपर वाली, उसके बाद मैं आपका सिलेबस कंटिन्यू करूंगी, सो दैट आपको जो भी इजी लगे आप पढ़ सकते हो। वैसे आप ये भी पढ़ के अच्छे से जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 के जो जून या दिसंबर में आने वाले हैं, ठीक है, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।